नमस्कार, मैं भुवनेश्वर शर्मा। यूपी बोर्ड के बच्चे बड़ा सेंटेंस पे जो है टॉपिक पर एजुकेशन बना कर वीडियो डाल दीजिए। तो केवल ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं बल्कि कंपटीशन में जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट सीरीज है। कुछ क्वेश्चन आए हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो आपके ब्लैक बोर्ड पे लिख देगा। पहले नियम की अगर बात करें तो सबसे आसान तरीका क्या है? पहला नियम यह है कि अगर कोई भी ऐसी मीनिंग हो जिसका अंतिम का 3 अक्षर आई ओ आर है, अंतिम का 3 अक्षर क्या देखना है? आई ओ आर है, तो बोर्ड उसके साथ जो गलती करके देगा वो ये गलती करके देगा कि जहां पे आई ओ आर होता है बोर्ड हमेशा ही उसके साथ दैन देगा। क्या देगा? दैन देगा। और आप लोगों को करना केवल ये है कि जहां पे दैन होगा उसी दैन की जगह पे आपको क्या लिख देना है? टू लिख देना है। बात समझ में आ रही है? फिर बता रहे हैं कि अगर लास्ट के 3 अक्षर आई ओ आर है तो आई ओ आर के साथ जो बोर्ड है वो क्या देगा? दैन देगा। आप इस दैन को हटा दीजिएगा और इसी दैन की जगह पे क्या लिख लीजिएगा? टू लिख दीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से देखिए। अगर इस एग्जाम्पल को देखें, इस दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो लिखा है राम इज सीनियर दैन मोहन। आप सीनियर के अंतिम का 3 अक्षर देखें, क्या है भाई? आई ओ आर है। जहां पे आई ओ आर है बोर्ड हमेशा वहां क्या देगा? दैन देगा। आपको इसी दैन को हटा के क्या कर लेना है? टू। तो अगर इसका आंसर सही करना है तो केवल क्या करना है? राम लिख ले, इज लिख दीजिए, सीनियर को लिख ले आप, और इस दैन को हटा करके इसी जगह क्या कर दें? टू, और बाकी जो बच गया उसको आप उतार, बस। चाहे कोई भी हो, अगर आप यहां देखें जूनियर अंतिम अक्षर क्या है? आई होगा। सुपीरियर अंतिम अक्षर क्या है? आई ओ आर। तो जहां पे लास्ट में आई ओ आर होता है वहां पे हमेशा क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए। लेकिन बोर्ड क्या देगा? दैन देगा। तो आप दैन को हटा के क्या कर ले? टू कर ले, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसमें एक चीज और देखिएगा, प्रीफर और प्रीफेबल याद करना पड़ेगा। अगर एक याद कर लेंगे एक तो वैसे याद हो जाएगा। आप याद रखें पी आर ई एफ ई आर, प्रीफर। अगर प्रीफर कहीं पे दिख रहा है तो प्रीफर और प्रीफेबल के साथ भी बोर्ड जो है हमेशा ही दैन देता है, और दैन दे करके गलती कर देता है, और दैन के जगह पे आपको टू लिखना पड़ेगा और वह सेंटेंस सही हो जाएगा। आप इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ क्या लिखा गया है? प्रीफर, और प्रीफर के बाद आप देखिए क्या लगा हुआ है? दैन। कुछ नहीं करना है, जब प्रीफर लगा हुआ है तो दैन की जगह पे केवल क्या कर देना है? टू कर देना है। बाकी जैसा वाक्य है बस ऐसे उतार देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। एक चीज में और बता दें कि अगर मान लीजिए कि प्रीफर है और अगर मान लीजिए प्रीफेबल है, तो प्रीफर और प्रीफेबल के साथ हमेशा क्या लगना चाहिए? टू लगना चाहिए। लेकिन वो टू की जगह क्या देगा? दैन देगा। वो टू की जगह क्या देगा? दैन देगा। आप दैन को हटा के क्या कर लीजिएगा? टू कर लीजिएगा। एक गलती और करता है बोर्ड कि प्रीफर और प्रीफेबल के पहले कभी कभी वो मोर लगा देता है और कभी कभी वो मोस्ट लगा देता है। अगर प्रीफर और प्रीफेबल के पहले मोर या मोस्ट में से कोई भी एक लगा हुआ है आप इसको हटा दीजिएगा, क्योंकि प्रीफर और प्रीफेबल के पहले न तो मोर और न तो मोस्ट लग सकता है, दोनों में से कोई नहीं लगेगा। अगर मोर या मोस्ट लगा हुआ है प्रीफर और प्रीफेबल के पहले तो पहले आप उसको हटाइए। दूसरा ये देखिए कि प्रीफर और प्रीफेबल के बगल में दैन है, अगर दैन है तो दैन को हटा करके टू कर दीजिए। आप एक एग्जांपल से सुनिए, जैसे सेंटेंस है मिल्क इज मोर प्रीफेबल देन कॉफी। ठीक है, मिल्क इज मोर प्रीफेबल देन कॉफी। ध्यान से देखिए, आपको एक शब्द मिला प्रीफेबल,
और प्रीफेबल के पहले क्या लगा मोर। हम क्या बताया है कि प्रेफर और प्रीफेबल के पहले अगर मोर और मोस्ट है तो सेंटेंस गलत है, उसको हटाना है। तो प्रीफेबल के पहले मोर है, पहले इसको हटा दो। दूसरा काम क्या करना है, प्रीफेबल के पहले क्या बताया है, हमेशा ही देन देगा। प्रीफर और प्रीफेबल के बाद हमेशा देन देगा। देन को हटा के हमसे क्या कर लेना है, टू कर लेना। अब देखिए देन है, देन को हटा करके टू कर लीजिए, यानी कि सेंटेंस में बचेगा मिल्क इज प्रीफेबल टू कॉफी। यही आपका आंसर। आशा है पहला नियम समझ में आया होगा। अब दूसरा नियम देखो। दूसरा नियम क्या है, बोर्ड का सेकंड रूल है, ये सारे इंपॉर्टेंट रूल है। अगर किसी वाक्य के पहले मेनी ए, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी या वन, अगर किसी वाक्य के पहले इन शब्दों में से कोई भी एक शब्द है तो उसके इनके बगल में एक कर्ता होगा और उस कर्ता के बाद जो बोर्ड है वह सेंटेंस को गलत करने के लिए या तो आर देगा, या तो वेयर देगा, और या तो हैव देगा। क्लियर है। अगर शुरुआत में मेनी ए है, आइदर है, नाइदर है, ईच है, एवरी है या वन ऑफ है, इसमें से अगर कोई भी एक सेंटेंस वाक्य के पहले है और उसके बाद एक कर्ता रहेगा और ठीक उसके बाद अगर इन सहायक क्रियाओं में से कोई भी सहायक क्रिया है तो वह सेंटेंस गलत है। वो सेंटेंस क्या है, गलत है। सही करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सही करने के लिए अगर आर दिया है तो आप उसकी जगह पे इच कर दीजिएगा, वेयर दिया है तो आप उसकी जगह पे वाज कर दीजिएगा, और अगर हैव दिया है तो आप उसकी जगह पे केवल हैज कर दीजिएगा। पूरा सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। समझने के लिए और बेहतर से एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल समझिए। आप यहाँ देखेंगे शुरुआत किससे हुआ, मेनी ए से हुआ। मेनी ए के बगल में क्या है, कर्ता है, और कर्ता के बाद यहाँ क्या दिया हुआ है। हम क्या बताए हैं कि देगा यह, लेकिन लिखना है आपको यह। आर देगा इच कर दीजिए, वेयर देगा वाच कर दीजिए, हैव देगा हैज कर दीजिए, बाकी जितना है उतार दीजिए, वही आपका आंसर है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, वाक्य की शुरुआत हुई मेनी ए से, मेनी ए से शुरुआत हुई और उसके बगल में सहायक क्रिया क्या दिया है, हैव दिया है। किसी केवल इसी हैव के जगह पे आपको क्या कर लेना है, हैज कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये मेनी है तो आप यहाँ लिखिए मेनी, फिर ए है, फिर मैन है। क्योंकि मेनी है तो हैव हो ही नहीं सकता, यहाँ क्या लग जाएगा, हैव दिया था हम हैज कर दिए, बाकी जो कम है उतार देंगे, आंसर। कोई दिक्कत है। अब इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल अगर समझेंगे तो दूसरा एग्जांपल अगर समझते हैं तो आप इस एग्जांपल को देखिए। शुरुआत किससे हुआ भाई, वन ऑफ से हुआ। तो जब शुरुआत तो वन ऑफ से हुआ तो क्या बताया है कि वह तो आर देगा, या तो वेयर देगा, या तो हैव देगा। अगर आर है तो इच कर लीजिए, वेयर है तो वाज कर दीजिए, और हैव है तो हैज कर दीजिए। यही गलती करता है, ये काफी बार देखा गया है बोर्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वन ऑफ है, तो वन ऑफ के बाद यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, पक्का मिल जाएगा आपको। तो जब वन ऑफ के बाद आर दिया है तो आप समझ सकते हैं कि आर होगा ही नहीं, क्या होगा भाई, इज होगा। तो इसका जब आंसर हम लिखेंगे, इसको जब सही करेंगे अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स से जब सही करेंगे तो आंसर क्या होगा, वन ऑफ द पिक्चर्स आर है, इच कर दीजिए, और बाकी जितना बचा है उतार दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि वन ऑफ द पिक्चर इज वेरी ब्यूटीफुल। आर की जगह हमने क्या कर दिया, इच कर दिया। अब तीसरे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस सेंटेंस में गलती कहाँ है। आप जान भी गए होंगे गलती कहाँ है। सेंटेंस को जब पढ़ना शुरू किए तो स्टार्टिंग है इच ऑफ से, आप देखेंगे इच हो गया पहले, तो जब इच है बताया है देगा बोर्ड यह, अगर ये है गलत है, आर है तो इच कर दे, वेयर है तो वाज कर दे, और हैव है तो हैज कर दे, आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही होगा। मतलब बोर्ड आपको ये देगा, आपको ये करना है, लेकिन उस वाक्य के पहले इसमें से कोई एक शब्द होना चाहिए। अगर वाक्य की शुरुआत इन शब्दों से हुई है
तो इनके साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही एक वचन की होती है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि यहाँ पे गलती कहाँ है, आर में है, और आर की जगह पे केवल आपको क्या कर देना है, इज कर देना है। अगर आर की जगह पे इज कर देंगे और पूरे सेंटेंस को लिख देंगे तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस सेंटेंस का राइट आंसर है, ये सेंटेंस जो दिया गया है गलत है, यहाँ हो जाएगा ईच ऑफ हिज सिस्टर्स, आर है, इज हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ब्यूटीफुल, ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये भी आपको नियम समझ में आया होगा। यूपी बोर्ड के पेपर में ये 2 नंबर में पूछा जाता है। सिंटेक्स में क्या होता है कि सेंटेंस को गलत दिया और कहा जाता है कि इसको आप सही कर दिए। 2 सेंटेंस देगा, दोनों गलत होगा, एक सही कर देंगे और एक ही सही करना भी होता है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब तीसरे नियम की अगर बात करें तो तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम देखिए इंपॉर्टेंट किया। तीसरा नियम है LEST, लिस्ट का। लिस्ट LEST मतलब होता है इसका कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि। लिस्ट में बड़ा पूछा जाता है, लिस्ट के बारे में समझ लीजिए। जहां पे लिस्ट होता है उसके साथ हमेशा ही शुड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शुड आना चाहिए। लिस्ट के साथ हमेशा क्या आना चाहिए? शुड आना चाहिए। और अगर लिस्ट के साथ शुड नहीं है तो गलत। लिस्ट के साथ, लिस्ट के बगल में वो क्या देगा? कर्ता देगा। कर्ता कुछ भी हो सकता है, अमूल्य यू देता है। लिस्ट के बगल में कर्ता देगा और वो कर्ता क्या होगा? यू होगा। लिस्ट के बगल में कर्ता यू, और यू के बगल में अगर शुड नहीं है और शुड के जगह पे मान लीजिए वो दे दिया है, मे दे दिया है, कैन दे दिया है ना, विल दे दिया है। अगर ऐसी कोई भी सहायक क्रिया दी गई है तो आप इनको हटाकर उसके जगह पे क्या कर लीजिएगा? शुड कर लीजिएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे वर्क हार्ड। वर्क हार्ड के बाद ये देखिए लिस्ट आ गया, लिस्ट के बाद क्या है? यू आ गया। यू के बाद से हम यहाँ लिख देते हैं मे और यहाँ लिख देते हैं वर्क हार्ड लिस्ट यू मे फिल। ध्यान से देखिए बीच में क्या आया? लिस्ट आया। लिस्ट के बगल में क्या है? कर्ता भी है। कर्ता के बगल में क्या है? मे है। क्या है? मे है। गलती कहाँ है? यही गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि जब लिस्ट का प्रयोग होता है तो लिस्ट के साथ हमेशा ही शुड लगता है, लेकिन वो गलती देगा तो शुड नहीं देगा, बल्कि शुड की जगह पे मे, कैन, विल कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दे सकता है। लेकिन हमको सही करना है तो इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हटा दीजिए और इसके जगह पे शुड को लगा दीजिए। जैसे आप इसको देखेंगे, क्योंकि आप यहाँ देखो लिस्ट है, लिस्ट के बगल में करता है, करता बगल में क्या है? में है। में क्योंकि गलत है, क्योंकि जब लिस्ट है तो लिस्ट के साथ मतलब क्या होना चाहिए? लिस्ट के साथ क्या होना चाहिए? शुड होना चाहिए। जब इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्क, वर्क हो जाएगा। लिस्ट का क्या होगा? यू का क्या होगा? ये लिख देंगे। में को हटा के इसी के जगह पे क्या लिख देंगे? आप समझ गए, शुड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? शुड। तो इस में को हटा के किसी की जगह क्या लिख दिया जाएगा? शुड। और शुड के बाद क्या लिख दिया जाएगा? फेल। यही आपका आंसर है। तो दिक्कत एक ही और बात है इसमें, ये जो लिस्ट है, लिस्ट नेगेटिव का सेंस को करता है, यानी कि जहां पे लिस्ट का प्रयोग होता है वहां कभी भी नॉट, NOT, लिस्ट के साथ कभी भी NOT, नॉट का प्रयोग नहीं होता। तो सेंटेंस को पूरा पढ़ना है। मान लीजिए ऐसा न दे दे, क्या कभी कभी करते हैं कि लिस्ट भी देगा और लिस्ट के साथ शुड भी दे देगा, तो आप सोचेंगे अरे यार लिस्ट तो है, ये है, सर बताए थे लिस्ट के साथ शुड प्रयोग होता ही है, तो सही है, तो गलती क्या है? लेकिन शुड के आगे भी पढ़ना है। अब सेंटेंस को गलती करने के लिए क्या करेगा वो? अब देखिए सेंटेंस को गलती करने के लिए लिख देगा एकदम वर्क हार्ड, वर्क हार्ड के वास्ते लिस्ट भी देगा, लिस्ट के वास्ते कर्ता भी देगा, कर्ता के बाद से शुड भी दे देगा, और लेकिन शुड के बगल में छोटी सी गलती कर देगा नॉट, और नॉट के बाद लिख देगा फिर। अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो कहेंगे यार वर्क है, ये है, हार्ड है, ये ठीक है,
लिस्ट के साथ शुड लगना चाहिए, तो लिस्ट के साथ शुड लगा ही है। तो सर गलती कहाँ हो गई? तो गलती आपको दिख रही होगी कि गलती हो गई नॉट में, क्योंकि जहां पे लिस्ट का प्रयोग होता है तो लिस्ट के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो अगर सेंटेंस बोर्ड में ऐसे देता है कि वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड नॉट फेल, तो आप समझ जाइएगा कि सर बताए थे कि लिस्ट के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो इस सेंटेंस से केवल नॉट को हटा दीजिएगा, बाकी लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? वर्क हार्ड, लिस्ट लिखिए, कर्ता जो है वह लिखिए, शुड तो लगता ही है लिस्ट के साथ। अब उसके बाद जो नॉट दिया गया था हटा दीजिए, जो बच जाएगा उतार दीजिए, यही आपका आंसर। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम आपको चौथा नियम बताते हैं। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम है एज इफ और एज दो का। बात समझिए, एज इफ और एज दो का मतलब होता है मानो। क्या होता है? मानो। जब कोई ऐसा वाक्य हो जिसके बीच में, समझ रहे होंगे आप, बीच में अगर कोई ऐसा वाक्य हो जिसके बीच में इन दोनों में से कोई भी एक आया हो, वो चाहे एज इफ हो या वह एज दो हो, तो एज इफ और एज दो के बगल में एक क्या होगा? कर्ता। पक्का है, कोई भी सेंटेंस देगा ना, तो अगर बीच में एज इफ और एज दो है तो उसके बगल में कर्ता। उस कर्ता के बाद आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि उस कर्ता के बाद लगने वाली हेल्पिंग वर्ब वर्ब होगी। क्या होगी? वर्ब होगी। इसके अलावा आप चाहे इसको वर्ड पढ़ते हो या वेयर पढ़ते हो, आप समझ लीजिए। तो अगर कर्ता के बगल में ये वेयर नहीं है या आप इसको वर्ड पढ़ते हो नहीं, तो समझिए गलत है। इसके जगह पे कुछ भी दिया हो, इज दिया हो, एम दिया हो, आर दिया हो, विल दिया हो, सेल दिया हो, कुछ भी दिया हो, आप उसको हटा दीजिएगा और उसको हटा करके उसके जगह पे वेयर को लिख दीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा सही। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल he talks as if he is mad। वह ऐसे बात करता हो मानो कि वो पागल है। आप इसको ध्यान से देखिए, देख करके बताइए कि क्या वाक्य के बीच में एज इफ या एज दो आया है? आप कहेंगे हाँ सर एज इफ आया है, यही एज इफ। क्या इज एज इफ के बगल में करता है? एज इफ के बगल में करता, ठीक है। और क्या इस कर्ता के बगल में वेयर है? हाँ या ना? वेयर तो सब नहीं है, तो वेयर क्या सेंटेंस है? गलत है, सेंटेंस गलत हो गया। कुछ मत करिए, इसी चीज को हटा के इसी की जगह पे केवल वेयर लिख दीजिए, बाकी सब उतार दीजिए, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक। तो अगर वाक्य के बीच में एज इफ और एज दो है तो बगल में करता रहता है, और उसके बगल में हमेशा ही लगने वाली हेल्पिंग वर्ब WERD वर्ब होती है। अब इसको जब आंसर लिखेंगे तो ही लिखना है, टॉक्स लिखना है, एज इफ कर दीजिए, ही को लिख दीजिए, चीज हो ही नहीं सकता क्योंकि बीच में क्या है? एज इफ है। तो जब बीच में एज इफ होता है तो कर्ता के बगल में लगने वाली हेल्पिंग वर्ब वेयर। अब बचा क्या? मैं उतार दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? सही। कोई दिक्कत? अब ये कितने नियम हो गए आपके भाई? 4 नियम हो गए। पांचवा नियम देख लीजिए, एक नियम और देख लेते हैं। 5 नियम। पांचवा नियम है वन का। वन, यह एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। और इतना ध्यान रखिए कि अगर किसी वाक्य की शुरुआत, ठीक है, अगर किसी वाक्य की शुरुआत इंडेफिनिट प्रोनाउन वन से होती है ना, वन कोई, तो लास्ट वाक्य के बीच तक कहीं भी कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आ सकता। आएगा तो केवल वंस आएगा। क्लियर समझेंगे? अगर वाक्य की शुरुआत तो वन हुई है, वन से हुई है,
अगर वाक्य की शुरुआत वन से हुई है और उस वाक्य के बीच में मान लीजिए वो हिज दिया है, हर दिया है, माई दिया है, योर दिया है, आवर दिया है या देयर दिया है। अगर वाक्य की शुरुआत इंडेफिनिट प्रोनाउन वन से हुआ है और वाक्य के बीच में हिज, हर, माई, योर, आवर, देयर इस तरह का कोई प्रोनाउन दिया हुआ है तो समझ जाइएगा कि ये सब क्या है, गलत है। बल्कि इसमें से कोई भी दिया हो इनको हटा दीजिएगा और इनको हटा के इनके जगह पे वन से लिख दीजिएगा। वन ऊपर कामा और यह जिसको पास्ट ऑफिस बोलते हैं तो वन से लिख दीजिएगा, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है वन शुड कीप हिज वर्ड। देख करके आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि गलती कहाँ है। अच्छा, शुरुआत किससे हुई? इंडेफिनिट प्रोनाउन वन से। हम क्या बताया है कि अगर शुरुआत वन से होगा तो बीच में हिज, हर, माई, योर, आवर, देयर कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये दिया है तो इसको हटा दीजिए और ये जहां पे है उसी के जगह पे वंस को लगा दीजिए, आंसर। अब जैसे देखेंगे कि शुरुआत तो वन से हुआ लेकिन बीच में क्या दिया, हिज दिया। आपको क्या करना है, किसी हिज को हटा करके इसी की जगह पे वन से लिख देना है, ऐसे ऐसे वन से लिख देना है और बाकी सब क्या कर देना है, उतार देना है। आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसको आंसर लिखे तो वन हो जाएगा, इसके बाद शुड हो जाएगा, शुड के बाद क्या हो जाएगा भाई, कीप हो जाएगा, कीप के बाद हिज थे इसको हटा लेंगे। क्यों हटा लेंगे, क्योंकि शुरुआत इंडेफिनिट प्रोनाउन वन से हुई है तो इसीलिए आप क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर सेंटेंस हो वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, आप बताइए गलती कहाँ है? आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि सर गलती है हिज में। गलती कहाँ है, हिज में। आप बताइए हिज की जगह क्या लिखेंगे तो सही होगा? आप बिल्कुल कहेंगे सर हिज की जगह पे वंस लिख देंगे, सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लिखना है वन, फिर क्या लिखना है, मस्ट, फिर क्या लिखना है, डू, और फिर क्या होगा, हिज की जगह क्या हो जाएगा, वंस, और फिर क्या हो जाएगा, ड्यूटी। ये आंसर होगा कि वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। कोई दिक्कत है? ये आपका कितना हो गया, 5 गुण हो गए। अब इसके अलावा एक नियम और बताते हैं, उसको ध्यान से देख लीजिएगा और ये आज के सीरीज का लास्ट नियम होगा। कल एक और सीरीज आ जाएगी, केवल आप इतना तैयार करके चले जाए, आपके कई क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये केवल यूपी बोर्ड के लिए नहीं है, स्पेशली यूपी बोर्ड के लिए तो है, लेकिन बाकी के कंपटीशन में जो बच्चे देते हैं उनके लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब छठवां नियम क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जोड़े में आती है। किसमें आती है, जोड़े में। पहले अगर वो है तो बगल में होना चाहिए, नहीं है सेंटेंस मेरा क्या है, गलत है। क्या, आप देखिए, अगर किसी वाक्य के पहले बहुत है ना तो बीच में हमेशा क्या आना चाहिए, एंड आना चाहिए। शुरुआत अगर बॉस से है तो बीच में क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, अगर किसी वाक्य के पहले आइदर है ना तो उसके बगल में क्या होना चाहिए, और होना चाहिए। अगर किसी की शुरुआत नाइदर से तो बगल में क्या होना चाहिए, नॉट होना चाहिए। अगर किसी वाक्य के पहले THOUGH तो है तो बीच में क्या होना चाहिए, एट होना चाहिए। और अगर किसी वाक्य के पहले हार्डली और स्टर्डली है तो बगल में हमेशा ही हुए होना चाहिए। और अगर वाक्य में सच और सेम है तो बगल में हमेशा ही एज होना चाहिए। और 6 हो गया, 7 देखिए, 7 है
कि अगर किसी वाक्य की शुरुआत नॉट ओनली से है तो बीच में हमेशा ही बट आल्सो होना चाहिए। और अगर वाक्य की शुरुआत 8वें नंबर का बता रहे हैं, नो सुनर डिड से है तो बीच में हमेशा ही दैन आना चाहिए। समझ गए? ये आप देखिए एक साथ 8 नियम बता दिए। अगर शुरुआत में एंड बहुत है तो बीच में एंड होना चाहिए, अगर एंड नहीं है तो सेंटेंस हमारा गलत है। जो भी होगा हटा करके एंड लगा दीजिएगा, ठीक है? और शुरुआत आइदर है तो बगल में और होना चाहिए, नहीं है समझिए गलत है। शुरुआत नाइदर से तो बगल में नॉर होना चाहिए, नहीं है तो गलत है। हम एक एग्जांपल नो सुनर का समझा दे रहे हैं, आप ऐसे ही समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस है नो सुनर डिड आई सी ए लायन, नो सुनर डिड आई सी ए लायन then when I run, ठीक है? No sooner did I see a lion when I run away, क्या बताए थे? ये बताए थे कि अगर किसी वाक्य की शुरुआत no sooner did से है तो बीच में क्या होना चाहिए बाबू? तो no sooner did के साथ बीच में क्या होना चाहिए? that होना चाहिए। जरा इसको पढ़ करके देखिए कि बीच में that आया क्या? या ऐसे समझ लीजिए कि यार no sooner के साथ that आना चाहिए, लेकिन अगर that नहीं है तो क्या है? गलत है ना? तो no sooner did तो है, ठीक है, लेकिन बीच में that होना चाहिए। तो बीच में देख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है भाई? when मिल रहा है। इसी when को हटा दीजिए और इसकी जगह क्या लिख दीजिए? then लिख दीजिए, आंसर सही हो जाएगा। No sooner did I see a lion, और जहां when है वहीं पे then हो जाएगा, बाकी सब उतार देंगे, आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लो आप, though he is poor but honest, आप देख कर बता दो कि क्या ये सेंटेंस हम सही लिखे हैं या ये सेंटेंस हम गलत लिखे हैं। आप केवल इस नियम को एक बार फॉलो कर लो। आप देखोगे तो स्टार्टिंग हुआ किससे? दो से। तो जब स्टार्टिंग दो से हुआ तो बीच में क्या आना चाहिए था? एट आना चाहिए था, लेकिन स्टार्टिंग हुआ दो से लेकिन बीच में क्या हुआ है? बट आया हुआ है। इसका मतलब ये गलत है। इसी बट की जगह पे क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे though he is poor, बट हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि जब दो से शुरुआत हुआ तो बीच में एट होना चाहिए, तो यहाँ पे बट की जगह क्या हो जाएगा? एट, और यहाँ क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट। आंसर हो जाएगा। आया क्लियर समझ में बात? बस आपको ऐसे ही देखना है, एक बार पढ़ लेंगे, दो बार पढ़ लेंगे, तैयार हो जाएगा ये कि बॉस से है एंड होना चाहिए, आइदर से है तो आर होना चाहिए, नाइदर से तो आर होना चाहिए। कोई समस्या है? ठीक है, कोई समस्या है तो ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं। और 6 नियम हो गए, एक नियम और बताते हैं, इंपॉर्टेंट नियम है, यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, 7वां और आज के लिए लास्ट नियम है एज वेल एज का। नियम क्या है? एज वेल एज। जब दो एक वचन करता या बहुवचन करता, ये कह लीजिए जब दो करता एज वेल एज से जुड़े तो समझिए एक करता होगा यहां, यानी कि एक होगा पहले, और एक होगा एज वेल एज के बाद, यानी कि यहां। क्लियर है? चलो तो दो जुड़ेंगे। जब दो करता एज वेल एज से जुड़े तो एक पहले होगा, एक बाद में होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट, he as well as you are innocent। अब ध्यान देंगे तो as well as से दो कर्ता जुटे हुए हैं, एक ही और एक यू। क्लियर है? गलती क्या है? आप देख बताइए गलती क्या है? गलती है यहां पे लगने वाली सहायक क्रिया आर। आपको देखने में तो लगेगा ही, अरे सर यू के साथ तो आर लगा है तो गलती कहां?
लेकिन गलती है, क्योंकि बोर्ड ऐसे ही दे। आप देखेंगे सर युग साथ सहायक क्रिया लगता ही है, तो सच में गलत क्या है? गलत इसमें बाबू ये है कि जब दो कर्ता एज वेल एज से जुड़े, तो यहाँ पे दूसरे कर्ता के बगल में जो सहायक क्रिया होगी, यह सहायक क्रिया इस कर्ता को देखकर नहीं आती है, या ये सहायक क्रिया इस कर्ता को देख करके नहीं लगेगी, बल्कि जो पहला कर्ता है उसको देख करके सहायक क्रिया लगाई जाती है। तो अब आप बताइए कि सही था कि गलत था? आप समझ गए होंगे सर गलत था, क्योंकि ही के साथ तो इज लगता है, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, बल्कि इसी आर की जगह क्या होगा? इज होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि ही एज वेल एज यू इज इन ऑप्शन। अब आप ये मत समझिएगा कि इज यू के लिए लगा ना, ये इज किस लिए लगा है? ही के लिए लगा है। तो जब दो कर्ता एज वेल एज जुड़ते हो, एक पहले हो एक बाद में हो, तो यहाँ पे जो सहायक क्रिया लगेगी वो हमेशा ही पहले कर्ता को देख करके लगेगी। जैसे सेंटेंस है कि सी एज वेल एज यू आर वॉच। अब इसको सेंटेंस को बड़ा ध्यान से देखेंगे तो यू के साथ क्या लगा हुआ है? आर। यू के ये आर यू को देखकर थोड़ा लगेगा, ये जो सहायक क्रिया होगी वो किसको देखकर लगेगी? सी को देखकर लगेगी। तो जब ये सहायक क्रिया सी को देखकर लगेगी तो आर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इज होगा। क्लियर? तो जब दो कर्ता एज वेल एज से जुड़ते हो, तो जो लगे यहाँ पे जो सहायक क्रिया लगेगी वो हमेशा ही पहले कर्ता को देख कर लगेगी। पहला कर्ता जो होगा एक वचन होगा तो एक वचन, बहुवचन होगा तो बहुवचन, बस इतना ही है। तो ये पहली सीरीज थी सेंटेंस का। इसमें दो डाउट होगा, जो नहीं समझ में आया होगा कमेंट करके बता दीजिएगा। आशा है ये सीरीज आपके लिए लाभदायक। धन्यवाद।